Hello, vector form of Ohm's law. Already we have studied the Ohm's law. V is equal to IR. इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे शो करेंगे? वी हैव टू सी इट. हियर V is equal to IR and we know that R is equal to rho L upon A. तो I rho L upon A. I upon A rho L. I upon A is known as the J. और ध्यान में रखना ए वी है, अगर इसकी लेंथ एल है कंडक्टर की, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल, तो वी इज इक्वल टू ई एल हो जाएगा. ध्यान में रखना ई इट इज़ इक्वल टू वी बाई डी होता तो वी बाई एल, तो वी इज इक्वल टू ई एल. और आई अपान ए इट इज़ नोन एज जे, तो एल एल से कैंसिल, ई इज इक्वल टू जे रो. ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है. और हम ये भी लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू ई अपान रो, और 1 अपान रो को हम सिग्मा कहते हैं. कंडक्टिविटी 1 अपान रो, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई. ये हमारा हो जाता है कंडक्टिविटी. अब हमने रेसिस्टिविटी ये देख लिया. अब हम जो रेसिस्टेंस दो तरह का होता है हमारे पास लाइफ में, एक वायर बाउंड होता जो नाइक्रोम का तार होता है, हीटर उटर में लगा रहता है आयरन में, वो सब एक तो होता है. एक होता जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें उस तरह का रेसिस्टर, उसमें कार्बन रेसिस्टर लगा होता है. तो जो कार्बन रेसिस्टर होता है वो कार्बन ब्लैक और क्ले का बना होता है. तो उसको हम कार्बन एक वायर बाउंड होता है. और एक देखो, ये क्ले और रेजिन, तीन चीज़ कार्बन रेसिस्टर. एक तो मैग्नेनिन और कांस्टेंटन का बना होता है, और दूसरा कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन, तीन चीज़ से मिला के बनता है कार्बन रेसिस्टर. इस पर कलर छपे होते हैं, कलर कोड होता है इसका. इसके कलर को देख करके ऊपर जो कलर कोड ऐसे डाल दिया जाता है, इससे बाइंड, उसको देख के हम रेसिस्टेंस का पता कर लेते हैं कि कितने का है. और उसमें 10 कलर यूज किए जाते हैं. इंटरनेशनली इस कलर को एक्सेप्ट किया जाता है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के स्तर पे इसे एक्सेप्ट किया जाता है. ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, और ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और ये वाइट का 9. इस तरह से देर आर 10 कलर्स, 0 से लेकर के 10 तक हैं, 9 तक. ये 10 कलर हैं, 0 से लेकर 9 तक इसके कोड हैं सबके. अब इसको हम लोग शो कैसे करते हैं? जैसे अगर कलर बैंड है, अब इसे इसका देख करके, तो अब इसके बैंड को देख करके कलर का, जो ऐसे कलर होते, कलर को देख करके 1 2 3 अगर है, 2 रेड है, 1 ब्लू है, तो फर्स्ट 2 जो फेस हो, जो पहले 2 बैंड होते हैं, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं. जैसे रेड है, रेड की वैल्यू कितनी आई है? रेड का 2 है, तो हम रेड का 2 ले लेंगे. तो 2 इंटू थर्ड बैंड होता है, इट गिव्स द पावर ऑफ 10. तो ये इंटू 10 की पावर ब्लू का कितना दिया हुआ? 6, तो 10 की पावर 6. अब इसमें ये देखा गया है, अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस प्लस माइनस 20% है. गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%. ध्यान में रखना, अगर चौथा बैंड अगर सिल्वर है तो हमारे पास उसको सिल्वर को लिखते हैं 10%, गोल्ड है तो 5%, तो 5% का ही वेरिएशन रहता है उसमें. और अगर सिल्वर है तो 10% का, अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो प्लस माइनस 20%. यही इसको इसी तरह से फोर्थ बैंड इज एब्सेंट. फर्स्ट 2 बैंड गिव द फर्स्ट एंड 2 significant figure, and third band gives the power of 10 plus minus 5%. When gold and its silver
टॉलरेंस ±10%, ध्यान में रखना। अगर फोर्थ बैंड एब्सेंट है तो ±20%। ये रेसिस्टेंस को लिखने का रूल है, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए, इसके लिए एक स्टेटमेंट है, उसे याद कर लिया जाता। बीबी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, 0 1 2 3 4, ध्यान में रखना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ऑफ को तो स्मॉल से लिखा जाता है। 10 कलर हो गया, 1 2 3 4 5। ग्रेट का ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ग्रीन, ग्रेट का ग्रीन। ब्रिटेन ब्लू। हैड ए, इसका ये जो है छोटे से लिखा जाता तो इसको हम इसमें ऐड नहीं करते। वेरी, जो भी कैपिटल से लिखा गया, वेरी वायलेट, ग्रे एंड डब्लू। तो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। 6 7 8 9 10। तो 7 कलर, केवल एक लाइन याद रखना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। इसे सातों कलर एक लाइन से 0 1 2 2, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। 7 कलर, 8 9 10 कलर हैं, और 0 1 2 3 4 5 डायरेक्ट अपने आप याद हो जाएगा। और इस तरह से हम कलर कोड कार्बन का लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, बैटरी ऐसा अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं। इसके पहले जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाइड है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में करते हैं, इधर इधर ऐसे ही पूरा रैंडम मोशन में चलते हैं। तो इनकी वेलोसिटी अगर u1 u2, लेकिन u1 u2 un है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी में नहीं चलते, इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। इसी नाते कोई भी मेटल अपने आप कंडक्टर नहीं होता, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है 0। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो इसमें एक फोर्स लगता है एफ इलेक्ट्रॉन पर, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू इज इक्वल टू -ई। और इस फोर्स अगर इधर लगेगा, देख लो इस पर एक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन सीधे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू एफ अपान एम, तो -ई अपान एम, या फिर अपन -ई अपान एम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर v1 v2 vn, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1, और इट इज़ टाउ, इट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ2, और vn इट इज़ इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। ये हमारे पास इतना मिलता है। तो टाउ1 टाउ2 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम इंटरवल होता है, इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो उतने समय में एक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही देखा जाता है। तो वेलोसिटी कितना गेन किया, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ये है, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1, v2 u2 प्लस ए टाउ2। nth इलेक्ट्रॉन अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल टू v1 un प्लस ए टाउ n। और एवरेज वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू vd v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपान n। और सो vn इट इज़ vd इज इक्वल टू
un प्लस ए टाउ एन u2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 un प्लस ए टाउ एन अपान एन। तो वी ए इज इक्वल टू un प्लस u2 un अपान एन प्लस ए टाउ 1 टाउ 2 टाउ एन अपान एन। ये एवरेज वेलासिटी, तो इसको हम थर्मल वेलासिटी कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप होता है। इट इज़ इक्वल टू 0, इट इज़ ए टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू ए टाउ और ए इज इक्वल टू क्या, माइनस ई टाउ अपॉन एम। दस द ड्रिफ्ट वेलासिटी कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा वी डी ड्रिफ्ट वेलासिटी का डेरिवेशन हो गया। द वी डी इन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ध्यान में रखना। सो दस द ड्रिफ्ट वेलासिटी कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज वेलासिटी होता। अब देखना रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलासिटी। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर के बीच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलासिटी। तो सपोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इफ एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए एल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एन ए एल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन, तो हो गया एन ए एल ई। करेंट I इज इक्वल टू Q बाई टी और Q इज इक्वल टू एन ए एल ई अपॉन टी। अब देखो, अगर यह वी डी स्पीड से अगर यहाँ पे चल रहा है तो टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी, तो I इज इक्वल टू एन ए एल ई अपॉन टी, टी के प्लेस पे एल अपॉन वी डी, एल एल कैंसिल, एन ई बी डी ऊपर जाएगा, एन ई ए बी डी। दिस इज द रिलेशन I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, सिंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान में रखना, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम ओम्स लॉ को कैसे डिड्यूस करते हैं, तो हम जानते हैं कि सिंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी के प्लेस पर ई टाउ अपॉन एम लिखेंगे तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई ए टाउ अपॉन एम, और E इज इक्वल टू बी बाई एल होता है, ध्यान में रखना। इफ वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, E इज इक्वल टू बी बाई एल। तो हम लिख देंगे E के प्लेस पे V बाई एल। अब देखो, सबको उधर ले जाओ, V अपॉन I को इधर कर लो, एम ई अपान, तो हो जाएगा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल अपान ए। हमारे पास V अपान I। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर, मीन्स एरिया, टाउ, एम, एन, ई आर ऑल कांस्टेंट। सो V upon I is equal to constant implies that V is directly proportional to I. This implies that V is directly proportional to I. This is the Ohm's law. thus वो V is equal to I R, तो V upon I is equal to R। अगर इसको 2 कहें और ये 1 कहें तो V upon I के R के इक्वल हो जाएगा, तो R is equal to M upon N E स्क्वायर टाउ L upon A। This implies that resistance depends upon the internal property M, N, E and tau and the external property length and area। इसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता ही है, साथ साथ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। एंड वी नो दैट आर इज इक्वल टू दिस मच, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हम कंपेयर करें तो रो इज इक्वल टू 3/4 से
यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। इससे पता लगता है, दिस इंडिकेट्स दैट रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द इंटरनल प्रॉपर्टी। ये इंटरनल प्रॉपर्टी पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टाउ घटेगा, और टाउ घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज। और सिग्मा इज इक्वल टू, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगा, 1/ρ, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। करंट डेंसिटी की बात करें तो I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी और J इज इक्वल टू I अपॉन ए, तो हो जाएगा एन ई बी डी, तो J इज इक्वल टू एन ई वी डी। एन ई वी डी की वैल्यू है, वी डी इज ई टाउ अपॉन एम, तो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम एल। तो एक तरह से हमारे पास एक करंट डेंसिटी को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज टाइम डिक्रीजेज फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज। रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ रेसिस्टेंस। सिमिलरली द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R is equal to R naught 1 plus alpha into delta T. Alpha temperature coefficient of resistivity. Alpha it is the temperature coefficient of resistivity. ये हमारी मतलब पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो इसमें रेसिस्टेंस बढ़ता है उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नॉन मेटल के लिए, जनरली कार्बन के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए ये हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेसिस्टिविटी घटती है, और इसीलिए अब इसको ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसा, सेमीकंडक्टर का ऐसा हो जाता है ग्राफ, बड़ी तेज़ी से घटता है। नाइक्रोम का क्या होता है, नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी डायरेक्टली ऐसे बढ़ती है, लेकिन कापर का रेसिस्टिविटी अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये कापर का ये ऐसे बनता है, और नॉन मेटल कार्बन का ऐसे बनता है। ऐसे कार्बन का और सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी घटती है। ये ग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट है। कापर का ये ऐसे बनता है, और एलॉय का रेसिस्टिविटी, वैसे रेसिस्टिविटी कुछ टी इज इक्वल टू 0 पर रेसिस्टिविटी 0 तो नहीं होती, इस नाते इसको थोड़ा सा ऐसे न करके ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ऐसे इधर से निकलता है रेसिस्टिविटी, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी 0 नहीं होता है, एकदम 0 से जस्ट ऊपर होता है, तो ऊपर से थोड़ा सा निकलता है, और ये इस तरह से घटता है, इस तरह से घटता है इसमें। इस तरह का एक ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर। और यही है हमारा, यही इसको नोट करके इसकी स्टडी कर डालो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।